किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। खरीफ सीजन में धान कटाई के बाद किसान भाइयों के पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि वह कौन सी फसल लगाएंगे। चाहे तो वह धान कटाई के बाद पुनः धान या मक्का या गेहूं वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि दलहनी फसल के बारे में बात करें तो वह चना, मटर या उड़द, मूंग, मसूर आदि लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि पानी की कमी है तो वह उतेरा पद्धति से भी सरसों या मसूर या देसी मटर का भी छिड़क कर बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि तिलहनी फसल के बारे में बात करें तो धान कटाई के बाद सरसों, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम इत्यादि तिलहनी फसलों की भी बुआई सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करें तो आलू का भी खेती धान कटाई के बाद किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि धान कटाई के बाद पानी यानी सिंचाई की सुविधा एवं खेत में मिट्टी के प्रकार एवं बाजार भाव और लेबर इत्यादि को ध्यान में रखकर ही फसलों का चयन करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस स्थान की मौसम एवं जलवायु को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि यदि मिट्टी के बारे में बात करें तो कन्हार यानी काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें चना एवं अन्य फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। वहीं मटासी इत्यादि भूमि में जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। इसमें फसल बोने के पूर्व निश्चित रूप से सिंचाई उपलब्ध होने पर ही फसलों की खेती की जा सकती है। इस प्रकार यदि तिलहनी फसलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले सरसों में भूमि के चुनाव के बारे में बात करें यानी मिट्टी के बारे में, तो सरसों की खेती जो है उत्तम जल निकास वाली मृदा में सभी प्रकार की मिट्टी यानी भूमि में की जा सकती है। लेकिन यदि हमारे पास यदि सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो डोरसा या बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। यदि हमारे पास सिंचाई सुविधा नहीं है तो इस अवस्था में कन्हार यानी भारी काली भूमि में भी, जिसमें नमी की अधिक मात्रा संचित रहती है, इसकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इसी प्रकार यदि सरसों की बुआई के बारे में बात करें तो इसे अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि देरी से बुआई करने पर कीट एवं रोगों का प्रकोप की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और यदि पानी की कमी है तो धान कटाई के तुरंत बाद ही सरसों की बुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे नमी का समुचित उपयोग हो जाता है। सरसों में सिंचाई के बारे में बात करें तो प्रथम सिंचाई बोने के 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 60 दिन बाद और तीसरी सिंचाई 80 दिन बाद करनी चाहिए। यानी पुष्पन के पहले और फली बनने की अवस्था में सिंचाई अति आवश्यक है। इसके अलावा दूसरे फसल के बारे में बात करें तो अलसी की बुआई भी बोता पद्धति से या सरसों की भांति उतेरा पद्धति से की जा सकती है। भूमि के चुनाव के बारे में बात करें तो अलसी की खेती लगभग सभी प्रकार के भूमि में की जा सकती है, लेकिन जैसे भारी भूमि यानी कन्हार मिट्टी में वर्षा आधारित अलसी की खेती की जा सकती है, लेकिन हल्की सिंचाई साधन होना आवश्यक है। इसके अलावा जल निकास का उत्तम प्रबंध भी होना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 बार गहरी जुताई करके पाटा चला देना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। और खेत को साफ करके यदि दीमक या कटवा कीट का प्रकोप है तो क्लोरोपाइरीफास चूर्ण 1.5% का 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। अलसी की बुआई जो है अक्टूबर या 10 नवंबर तक कर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि कतार पद्धति से बुआई कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा बात है। अलसी के सिंचाई के बारे में बात करें तो प्रथम सिंचाई बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी सिंचाई 60 दिन बाद करनी चाहिए। यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो 40 से 45 दिन बाद करना चाहिए। बीज बुआई के पूर्व बीजोपचार करना अति आवश्यक है। इसके लिए फफूंदनाशक जो कि कार्बेंडाजिम, मेन्कोजेब या थायरम नामक फफूंदनाशक को 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके ही बीज बुआई करना चाहिए, क्योंकि इससे बीज जनित एवं मृदा जनित बीमारियों का प्रारंभिक अवस्था में रोकथाम हो जाता है। इसके बाद यदि अगले फसल के बारे में बात करें तो सूरजमुखी की खेती भी धान कटाई के बाद सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके बीजों में 40 से 50% तक तेल पाया जाता है। भूमि के चुनाव के बारे में बात करें तो सूरजमुखी की खेती प्रायः सभी प्रकार की भूमियों में जैसे बलुई, दोमट, डोरसा, कन्हार, कछारी आदि भूमि में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जल निकास की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके कृषि पद्धति के बारे में बात करें तो सूरजमुखी की शीघ्र एवं देर से पकने वाली प्रजातियों के अलावा इसके संकर प्रजाति भी उपलब्ध है। इसके अलावा इसे सूरजमुखी को मुख्य फसल या अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी इसकी बुआई की जा सकती है। सूरजमुखी की बुआई विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के जलवायु एवं मौसम पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी बुआई जो है नवंबर से लेकर दिसंबर के महीने में की जा सकती है। इसके लिए कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे कि
बुआई के 35 दिन बाद यानी कली आने पर और फूल खिलने पर यानी बुआई के 45 से 50 दिन बाद और दाना भरने की अवस्था में यानी 65 से 85 दिनों के अंदर में इसके सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा कुसुम की बुआई भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके तेल की गुणवत्ता उच्च कोटि का माना जाता है एवं इसमें 30 से 35% तक तेल पाया जाता है। इसे रक्षित फसल के रूप में भी खेतों में अन्य फसलों की रक्षा के लिए भी कुसुम का फसल को बोया जाता है। इसकी खेती सभी प्रकार के भूमि में की जा सकती है जिसमें जल निकास की सुविधा आवश्यक है। भूमि की तैयारी के लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी करके समतल कर देना चाहिए और कीड़ों आदि के प्रकोप के लिए क्लोरोपाइरीफास 1.5% नामक चूर्ण का 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए। इसकी बुआई जो है 15 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कर लेनी चाहिए। देर से बोई गई फसलों में कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप अधिक दिखाई देता है एवं उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। बीज बोआई के समय यदि नमी की थोड़ी कमी है तो बीज बोआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधे की वृद्धि की अवस्था में और इसके अलावा फूल निकलने की अवस्था में मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अर्थात दूसरी सिंचाई 35 दिन के बाद और तीसरी सिंचाई 65 दिन के बाद कर देनी चाहिए। तो इससे हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अन्य फसल के बारे में बात करें तो किसान भाई जो है धान कटाई के बाद फिर से धान की बुआई करते हैं। इस प्रकार का प्रचलन छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक देखने को मिलता है क्योंकि बरसात यानी खरीफ सीजन की अपेक्षा गर्मी धान यानी रबी सीजन में अत्यधिक उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि बरसात की अपेक्षा इस सीजन में कीट एवं बीमारी का प्रकोप बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश भी धान के पौधों को पर्याप्त रूप में प्राप्त होता है। लेकिन लगातार कई वर्षों तक दोनों सीजन में केवल और केवल धान का ही फसल लेने पर हमें कई प्रकार के कीट बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है जो कि कई बार बहुत अधिक नुकसान का कारण भी बनता है। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से फसल चक्र अपनाना चाहिए और धान के बाद चाहे वो तिलहनी हो या दलहनी फसल सफलतापूर्वक हमें खेती करना चाहिए। इससे मिट्टी की दशा में भी सुधार होता है। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाई ज़रूर बताएं। धन्यवाद।